नमस्कार, मिड डे टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय त्रिपाठी। मैं आपको मिड डे टॉक में आज एक नई चीज़ दिखाऊंगा। मैं ले चलूंगा आपको भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब के घर और उनसे समझेंगे कि जो एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर क्या होता है, एसआईआर कैसे काम करता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं ओपी रावत साहब के। नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत जी, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर क्या होता है। पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर पूरे देश में हंगामा है। बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बन गया और अब भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर का फैसला किया है। इन सारे मुद्दों पर तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम जानेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सामान्य आदमी की समझ में नहीं आता है कि हर बार वोटर लिस्ट बनती है, रिवीजन होता है, फिर ये एसआईआर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता था, शुरू में ये प्रावधान था संवैधानिक कि हर 10 साल में जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, लोकसभा और विधानसभा का। और उस पुनर्निर्धारण के कारण जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो लगभग बेकार हो जाएगी, क्योंकि सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्री बदलेगी, पोलिंग स्टेशन बदलेंगे, पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसलिए उस समय ये प्रथा थी कि जब भी डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जो भी रिवीजन होगा वो इंटेंसिव रिवीजन होगा। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है पुरानी इलेक्टोरल रोल को हटा दिया, घर घर जाकर पूरी नई इलेक्टोरल रोल बनाई और उसमें सारा वेरिफिकेशन किया गया। तो इसे इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 75 से भी 25 साल के लिए बंद कर दिया कि हम नहीं करेंगे डिलिमिटेशन, और फिर 2001-2 में भी कह दिया कि अब जो है 26 की जनगणना के बाद आंकड़े आएंगे तभी डिलिमिटेशन होगा, पुनर्सीमांकन होगा। तब तक सीटें ना तो बढ़ेंगी ना घटेंगी और ना उनकी बाउंड्री बदलेगी। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन था उसने सोचा 2003 से 2003 वगैरह में तो हुआ इंटेंसिव रिवीजन बिहार में, और दूसरे स्टेट्स में 2002 में 2004 में ऐसे हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि जब डिलिमिटेशन होना ही नहीं है, पुनर्सीमांकन होना ही नहीं है, बाउंड्री बदलनी ही नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इंटेंसिव रिवीजन करें। तो सर, एक डिलिमिटेशन 2008 में तो हुआ था, इसीलिए 2008 में जहाँ हुआ वहाँ पे इंटेंसिव रिवीजन हुआ। पूरे देश में नहीं हुआ, कुछ क्षेत्रों में हुआ, कुछ राज्यों में जहाँ जब इंटेंसिव रिवीजन ज़रूरत पड़ी वहाँ किया गया। लेकिन अपने यहाँ 2002 या 3 के बाद कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी इन 12 राज्यों में शामिल है और यहाँ पे इंटेंसिव रिवीजन अभी किया जा रहा है, जबकि अभी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रिशन है कि ये इलेक्शन के पहले वो या तो समरी रिवीजन करे या इंटेंसिव रिवीजन करे, रिवीजन के बाद ही इलेक्शन कराए, ताकि मतदाता सूची जो है पूरी तरह से अप टू डेट हो। एक सामान्य आदमी की समझ का सवाल है कि हर बार जब चुनाव, मतलब हर साल मतलब नाम, नए नाम जुड़ते हैं या चुनाव आता है तो पुराने नाम हटाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन दी जाती है, तो वो क्या होता है फिर? वो समरी रिवीजन होता है। इसीलिए वो तो ऐसा किया जाता है कि 1 जनवरी के तारीख के अनुसार जो 18 साल के हो गए हैं, जो एलिजिबल हो गए हैं वोटर बनने के लिए, उनको उसमें शामिल कर दिया जाए, और जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग चले गए हैं, उनको उसमें से डिलीट कर दिया जाए। इसके लिए हर साल सामान्य जो है समरी रिवीजन किया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने कानून बदल दिया कि अब 18 साल 1 जनवरी को नहीं, बल्कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को होंगे, तो उस समय भी उनको शामिल किया जाएगा। तो अब तो 4 तारीख हो गई, तो अब तो समरी रिवीजन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो जब भी इलेक्शन होंगे, जैसे बिहार के इलेक्शन जो है वो नवंबर में है, तो 1 अक्टूबर को जो 18 साल के हुए हैं वो सब वोटर बनने के योग्य हैं, तो उनको शामिल करने के लिए कोई ना कोई रिवीजन करना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, इसलिए ये स्थिति आई। सर, ये जब सब कुछ प्लान के तय होता है तो बिहार में इतना हंगामा क्यों हुआ है एसआईआर को लेकर? हंगामा इसलिए हुआ कि वो
एक तो अचानक किया गया, इलेक्शन के ठीक 3 महीने पहले किया गया, फिर पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ कि तुम नागरिक हो वो 3 करोड़ मतदाताओं पर डाल दिया गया। ये कह दिया गया कि जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरना होगा और उसके साथ साथ 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ये एकदम नया था, ये पहले कभी नहीं हुआ। इंटेंसिव रिवीजन में भी ये नहीं मांगा गया। 2003 में भी बिहार में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, ये सब नहीं मांगा गया। उसमें भी वोटर पर कोई बर्डन नहीं था, बर्डन था इलेक्शन कमीशन पर कि जहाँ भी संदेह हो, जहाँ भी संदिग्ध कोई वो वोटर हो, उससे आप प्रूफ मांग लीजिए, नोटिस दीजिए, हियरिंग करिए और हटा दीजिए। इस बार उसमें कहा गया कि नहीं, पूरे को करना है, जिनके नाम नहीं है। तो ऐसे 3 करोड़ वोटर थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती रियलाइज़ करी कि ये तो गड़बड़ हो गई। 24 जून के ऑर्डर में लिखा है कि ये पूरे 3 करोड़ जो है वो अपना देंगे प्रमाण, और बिना प्रमाण के उनको लिया नहीं जाएगा। लेकिन फिर उन्हें जब गलती महसूस हुई कि भाई इससे तो हमारी ड्राफ्ट रोल ही नहीं बनेगी, 5 करोड़ की बनेगी और 3 करोड़ उड़ जाएंगे, तो एकदम हंगामा मच जाएगा पूरे विश्व में। तो उन्होंने फिर 6 जुलाई को एक विज्ञापन छपवाया सीईओ बिहार के जरिए पूरे बिहार में कि भैया जो 3 करोड़ लोग हैं उनको भी इन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत करके अंगूठा लगा के जमा करना ज़रूरी है। वो कोई भी 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट ना दें, कोई बात नहीं, उसके लिए 2-3 महीने का समय दिया जाएगा। तो उससे फिर उनकी वोटर लिस्ट बन पाई, ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो तब बन पाई क्योंकि तब उन्होंने लोगों को छूट दे दी 6 जुलाई के विज्ञापन के माध्यम से, और फिर इन्यूमरेशन फॉर्म आ गए तो 7 करोड़ 42 लाख के लगभग बन गए। अदरवाइज बहुत मुश्किल होती। सर ये जो 12 राज्यों में अभी किया है, तो क्या इसके बाद बाकी राज्यों में अलग से होगा या क्या प्रोसेस क्या रहता है? इस 12 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी होगा समय समय पर, जब भी इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अभी जैसे जिन 12 राज्यों में किया गया है उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने में जो आई है, इलेक्शन कमीशन ने 10 सितंबर को सीईओज़ की बैठक करी दिल्ली में, और वहाँ सीईओज़ के ऊपर बोझ डाला कि भाई तुम लोग कंपेयर करोगे पिछले एसआईआर की लिस्ट जो थी वोटर लिस्ट उसको अभी की वोटर लिस्ट से, और तुम अपना निर्णय करोगे कि कौन से वोटर ऐसे हैं जिनसे हमें प्रमाण मांगना होगा। तो इसीलिए अब जो 12 राज्यों का निर्देश दिया है उसमें ये बात कही गई है कि केवल संदिग्ध वोटरों को ही प्रमाण देना होगा नागरिकता का, किसी और को नहीं देना होगा। तो ये अंतर आ गया है। सर वो जो फॉर्म तो सबको भरना पड़ेगा क्या? फॉर्म सबको भरना पड़ेगा, फॉर्म लेके आएगा भाई बीएलओ, वो आपको देगा, आप उसको दस्तखत करके दे दीजिए। तो इसमें बीएलओ के संग एक बीएलए की बात कही गई है जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट रहेंगे, तो कहीं फ्रैक्शंस तो नहीं होगा कुछ? एक्चुअली वो भी एक गलती थी इलेक्शन कमीशन को, वो कभी नहीं करना चाहिए कि बीएलएज को इस प्रक्रिया में शामिल करे, क्योंकि बीएलएज होते हैं पार्टी के प्रतिनिधि, और पार्टियां तो ये चाहती हैं कि हमें वोट देने वाले का नाम जो है बना रहे और दूसरे को वोट देने वाले का नाम कट जाए। वो तो ये पूरे हुक और क्रुक सब तरीके से करते हैं। ऐसे में बीएलएस को इसमें शामिल करना ठीक नहीं है, क्योंकि बीएलए पार्टीजन है, पार्टी का प्रतिनिधि रहता है। वो अपना देख सकता है लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं रखनी चाहिए। देख सकता है, बल्कि पहले तो ये तक था, इलेक्शन कमीशन ये तक कहती थी कि बीएलएस से आप कोई फॉर्म नहीं लोगे, लेकिन अभी उसको ज़बरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका दे दी गई, वो ठीक नहीं है। सर आप इतने लंबे समय तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें कुछ प्लान हुआ था एसआईआर का लेकर के क्या? कभी नहीं हुआ, क्योंकि डिलिमिटेशन होना ही नहीं, वोटर लिस्ट वही की वही वैलिड है, सिर्फ जो नाम घटने और जुड़ने हैं वही करना है। तो उसके लिए समरी रिवीजन हर बार हुआ। तो अभी भी तो सेंसस का कोई भरोसा नहीं, सेंसस कब होगी? जो आप पूरी प्रोसेस बता रहे हैं कि सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन, जब सेंसस का भरोसा नहीं है डिलिमिटेशन का, फिर एसआईआर क्यों कर रहे हैं? वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार, मैंने बताया ना, कानूनन अधिकार है कि इलेक्शन के पहले वो रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन कौन सा होगा, समरी होगा या इंटेंसिव होगा, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि हम तो इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत मतदाता इसमें आ गए हैं, तो उनको निकालने के लिए कोशिश है। अब जैसे बिहार में उन्होंने जो किया है उसमें विवाद भी हुआ, अभी भी लोगों को शंका कुशंका है कि जितने कट गए हैं वो वोट डालने आएंगे तो क्या होगा। वो सब चीज़ें अब इलेक्शन के समय पता लगेंगी।
पोलिंग के समय पता लगेंगे कि क्या क्या हुआ है और कैसा हुआ है, अच्छा हुआ कि खराब हुआ, वोटर लिस्ट अच्छी बनी कि खराब बनी, पहले से अच्छी हुई कि खराब हुई, तो वो चीज़ अब पता लगेगी। सर एक कम सर एक हो सकता है कि जैसे आप जो कह रहे हैं कि बिहार का, तो बिहार चुनाव हो जाने देते, फिर उसके रिजल्ट के आधार पर जो वोटिंग का अगर एसआईआर करते तो ठीक होता क्या? अब ये आपने सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है। इसमें क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ऐसे में भी न्यायाधीन है मामला, एसआईआर करने का मामला न्यायाधीन है, उसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया है। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या नहीं कहते हैं, उसको वेट करके और उसके बाद करना हो सकता है सही होता, लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वो लागू होगा। इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया था कि मैं पूरे देश में करना है, इसलिए उसके अनुसार वो चल रहे हैं। एक सर मुद्दा उसमें आता है कि जो आधार कार्ड आधार पर है, आधार कार्ड को पिछली बार सुप्रीम कोर्ट जैसा बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उन्होंने बिहार में शामिल किया, अभी भी जो लिस्ट है उसमें आधार कार्ड नहीं है। नहीं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड देखिए कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और ये जो यूआईडीएआई है प्राधिकरण, उसने भी कहा है कि हमारा ये आधार कार्ड जो है ये किसी भी तरह की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ प्रमाण है कि आप यहाँ रहते हो उसका, और आपका बायोमेट्रिक डाटा है हमारे पास, बस उसका प्रमाण। तो सर इसका फिर वोटर लिस्ट में कैसे होगा जिसके पास आधार कार्ड ही होगा मान लीजिए, तो चूंकि वो नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इसका कोई यूज नहीं होगा। नागरिकता के प्रमाणित करने के लिए इसका यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण होगा। इसलिए नागरिकता जिनकी संदिग्ध है उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें ये प्रमाण देने होंगे, ये 11 डॉक्यूमेंट्स और एक और आधार पहचान के लिए ये देना होगा। पर सर उसमें आधार का विवाद शुरू होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो मतलब सिर्फ वोट डालने जब जाएगा तब वो दिखा के वोट डाल सकता है। बिल्कुल, पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा के वोट डाल सकता है। सर एसआईआर को लेके एक नया जो लोगों में जो मन में रहा है कि हमारा नाम हट जाएगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से दे पाएंगे, ये मन की दहशत कैसे दूर की जाएगी? उसमें आप बता दीजिए 4 नवंबर से चालू होगा, घर घर आने वाले बीएलओज वो आपके फॉर्म देंगे, फॉर्म आप भर के दे दीजिए, अपना दस्तखत कर दीजिए, और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है जब तक कि आपकी नागरिकता का संदेह ना हो कि आप नागरिक नहीं हैं। नागरिक नहीं है वो अगर संदेह व्यक्त करते हैं तो वो आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट, आप अगर नहीं दे सकते तो कोशिश करिए कि आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए उनमें से एक, क्योंकि समय बहुत होगा, 2-3 महीने का समय होगा, तो आप लगा दें वो। और अगर नहीं लगा पाते हैं तो आपके पास कोई अन्य और भी व्यवस्था हो सकती है कि भाई आपके माता पिता थे पिछली वोटर लिस्ट में, आपका जन्म यहीं हुआ था, कोई ऐसा प्रमाण लगा देंगे तो आप सिद्ध हो जाएगा कि आप नागरिक हैं। नहीं, पर अगर सर किसी के माता पिता का नाम दूसरे स्टेट की वोटर लिस्ट में है और वो व्यक्ति यहाँ नाम जुड़वाना चाहता है तो फिर कैसे होगा? वो भी है, उस स्टेट की वोटर लिस्ट का प्रमाणित कॉपी लगा दें कि भाई उसके एसआईआर के बाद की प्रमाणित प्रति ये है, हमारे माता पिता वहाँ थे, हम शिक्षा और रोजगार के कारण यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमारा नाम यहाँ दर्ज कर लिया जाए, हो जाएगा। तो सर उसमें जो इसके बाद भी एसआईआर के बाद फिर जब चुनाव आएगा 2028 में, जैसे एमपी का चुनाव है, 2029 में लोकसभा का चुनाव, तो फिर समरी रिवीजन होगा क्या? हमेशा इलेक्शन के पहले रिवीजन अवश्य होगा, बिना रिवीजन के इलेक्शन नहीं कराया जाता है, उस समय रिवीजन कराना ही बाध्यता है, इलेक्शन कमीशन को रिवीजन करना ही होगा। सर आप जब थे तभी एक प्लान हुआ था कि सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, धीरे ऑनलाइन किया जाएगा, अभी भी हम मैनुअल फॉर्म भरवा रहे हैं। हाँ, ये भी चीज़ एक है, डिजिटल हो चुका है, ERO नेट बन चुका है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेटवर्क बन चुका है पूरा नेशन वाइड, और BLOs को टैबलेट दिए गए हैं, हर चीज़ वो उसमें भर सकते हैं और उससे पूरा एक सर्वर में कंपाइल भी हो सकता है, वो सब व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन कर चुका है। लेकिन अगर ये फॉर्म दे रहे हैं तो आप भर दीजिए, जमा कर दीजिए, BLO उसको कंपाइल कर लेगा। इधर वही बात आती है ना कि सब कुछ जब डिजिटलाइज हो चुका है, आपने इतना किया था उस समय काम, आप ही के समय में वो शुरू हो गया था कि मतदाता से जो EVM रहती है उसमें फोटो रहेगा कैंडिडेट का, वो सब अब जाके कंप्यूटर पर, इसमें क्यों दिक्कत आ गई होगी? संदेह पैदा करता कई बार कि आप फॉर्म भरना, मुझे लगता है कि या तो BLO उतने प्रशिक्षित नहीं होंगे कि टैबलेट पर पूरी तरह से वो फॉर्म भरवा लें, कुछ ना कुछ उनके लिए समस्या होगी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला किया।
सर ये सिर्फ 12 राज्यों में करने के पीछे क्या थ्योरी रही होगी? 12 राज्यों में ज़्यादातर राज्य तो वो हैं जिनमें चुनाव है। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम, वेस्ट बंगाल ये हैं। फिर 3-4 बाहर के हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ बाहर के भी हैं। तो ये सोचा गया होगा कि जिनमें इलेक्शन 26 में आ रहे हैं और 27 में आ रहे हैं, तो उनका हम करा लेते हैं। सर इस पूरी प्रोसेस को क्या वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया से जोड़ के देख सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन 34 के पहले होना ही नहीं है। 2034 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही नहीं होनी। ये अलग प्रोसेस हो जाएगी। सर एक डिलिमिटेशन वाला कब संभावना दिख रही है आपकी नज़र में? देखिए, जनगणना के बारे में आदेश वगैरह जारी हो गए हैं, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर वो पूरी कर लेते हैं और 26 के बाद आंकड़े आ जाते हैं तो डिलिमिटेशन हो सकेगा। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वजह होते हुए मैं आपसे सिर्फ ये लोगों में संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि क्या लोग शांति से फॉर्म भरें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी? मैं सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की शंका की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज करने का हक किसी को भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है। अगर आप वोटर हैं, नागरिक हैं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर सामान्यतः रह रहे हैं, तो आपका वोट सुरक्षित रहेगा। आप बिना चिंता के अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, बीएलओ को जानकारी दीजिए। वो लोग ज़रूर थोड़ा सा परेशानी में हो सकते हैं, जैसा कि बिहार में शंका जाहिर हो रही है, जो ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, जो 2-2 महीने के लिए ट्रक लेके चले जाते हैं। अब वो 2 महीने निकल गए मान लीजिए फॉर्म भरने का, और वो सब निकल गया, फिर लौट के आए तो टाइम नहीं है, तो इसलिए अब नहीं भर सकते। वो चीज़ यहाँ पे अगर है तो आप व्यवस्था ये कर लीजिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके पड़ोस का कोई आदमी, उसको आप अधिकृत कर दीजिए कि भाई वो फॉर्म ले ले, बीएलओ को बता दें, या आप बीएलओ को सीधे कह दीजिए कि भैया पहले से आप हमारा फॉर्म ले लो, हम तो जा रहे हैं 2 महीने के लिए। तो ऐसे हो सकता है। मिड डे टॉक में आज यहीं तक। आपकी मुलाकात हमने करवाई भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब से। कल फिर किसी नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक कल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।